हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ मिल्क मार्केटिंग। दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल कवर a lot of things about the milk marketing and their economic analysis. So let us start our lecture. Introduction. Indian agriculture continues to be dominated by the belief that its foundation is crop production. इंडियन एग्रीकल्चर इसीलिए डोमिनेट कर जाती है, एक यही भरोसा है कि इसका जो फाउंडेशन है, इसकी जो जड़ें हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन। खेती से जो फसलों का प्रोडक्शन हो रहा है उसी से ये इंडियन एग्रीकल्चर डोमिनेट कर पा रहा है। Its importance is beyond dispute since food grains fulfill the first basic need by providing calories for sustenance of the growing population. इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो फूड ग्रेन्स होते हैं ये जो बेसिक नीड होती है ये फर्स्ट बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं। और कैसे, जब आप खाना खाते हैं और आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी। तो आपको कैलोरी मिलती हैं और उस कैलोरी से ही इंसान ग्रोथ करता है और जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर पाती है। The dairy industry of India has indeed witnessed significant and enviable progress during the last 4 decades. जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री है ये लास्ट 4 डिकेड्स में लगभग चार दशक में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है और इंडियन डेयरी इंडस्ट्री ने विटनेस किया है इस प्रोग्रेस को विद द इंसेप्शन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। इसके इंसेप्शन से ये पता लगाया गया, ये विटनेस किया गया कि इनवायबल प्रोग्रेस हुई है इन लास्ट 4 डिकेड्स। A nationwide network of multi-tier milk producer cooperatives, एक पूरे देश में नेटवर्क जैसा बना है मल्टी टीयर मिल्क प्रोड्यूसर कॉपरेटिव्स का। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड has come into existence. The institutional network comprising 22 federations, 173 unions, 60.8 thousand dairy cooperative societies and 7 million farmer members during 1990 to 1991. जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है इसमें लगभग 22 फेडरेशन बने हैं, 173 यूनियन है, 60.8 थाउजेंड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इस नेटवर्क में और 7 मिलियन फार्मर्स। और ये डेटा जो है 1990 से 1991, दैट इज़ एक साल का डेटा है। कलेक्टेड ऑन एन एवरेज 10 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क, और ये डेटा कलेक्ट किया गया है लगभग 10 मिलियन लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे, एक दिन के लिए, एंड पेड अबाउट 12 बिलियन इंडियन रुपीज़ इन ईयर, और लगभग इस पे 12 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं एक साल में। इंडिया विच यूज्ड टू इम्पोर्ट मिल्क प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, टुडे रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन। एक ज़माने में ऐसा था कि मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत कम होता था इंडिया, और आज इंडिया सेकंड रैंक है वर्ल्ड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट ओनली टू द यूएसए, फर्स्ट पर है यूएसए एंड नेक्स्ट है इंडिया। द नंबर ऑफ डेयरी प्लांट्स हैज़ मल्टीप्लाइड, डेयरी प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मल्टीप्लाई हो गए हैं। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क विच वॉज लेस दैन अ मिलियन लीटर a day is now over 12 million लीटर a day। जो मिल्क की प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग पहले 1 मिलियन लीटर थी, एक दिन में 1 मिलियन, आज के ज़माने में वो
12 मिलियन लीटर अ डे हो चुकी है। Although the existing dairy development programs in the country have increased the milk production, जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे कंट्री में, इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, बट विद द राइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, द इंक्रीज इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज ओनली मार्जिनल। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की, ये मार्जिनल हो गई है, लिमिटेड हो गई है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क विल्टेड फ्रॉम 132 ग्राम इन 1951 टू 108 ग्राम इन 1966। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की, ये 132 ग्राम थी 1991 में, जो कि अब 108 ग्राम हो चुकी है 1966 में। Later on, after 1966, it increased from 108 to 112 ग्राम in 1971, और ये जो वैल्यू थी वो 108 से 112 ग्राम तक बढ़ गई 1971 में। विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं, जिनका एडवेंट हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, इंक्रीजिंग एजुकेशन, राइजिंग इनकम एंड न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस बाय वे ऑफ एनिमल प्रोटीन। इंडस्ट्रीज की रैपिड ग्रोथ हुई है टेक्नोलॉजिकल एडवेंट के साथ में, फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, एजुकेशन बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, एंड न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस बढ़ी है। लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि न्यूट्रिशंस लिए जाएं बाय वे ऑफ एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में। द डिमांड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बीइंग इनकम इलास्टिक, जो डिमांड है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की, ये लगभग इनकम इलास्टिक है, मतलब जिस तरीके की इनकम होती है उसी तरीके से लोग डिमांड भी कर पाते हैं, एंड इज़ बाउंड टू इंक्रीज इन दी कमिंग ईयर, और ये लगभग हर अभी जो कमिंग ईयर्स हैं उनमें ये बढ़ेगी। नेक्स्ट है, अ स्टडी देयरफॉर वाज अंडरटेकन टू एग्जामाइन द रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन मार्केटिंग। कुछ स्टडीज़ हुई ताकि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है मार्केटिंग का और प्रोसेसिंग का मिल्क की, उसको एग्जामाइन किया जा सके, एंड कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटिव मिल्क मार्केटिंग, अल्टरनेटिव मिल्क मार्केटिंग की एफिशिएंसी को भी यहाँ पे कंपेयर किया गया, जैसे कि मार्केटिंग एजेंसी हरियाणा में है। स्पेसिफिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी वर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्टडी को करने के, उनमें से पहला है टू एग्जामाइन द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन एग्जामाइन करना, किस लेवल तक इसका कंजप्शन हो रहा है, और डिस्पोजल पैटर्न क्या है इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्म्स, जो फार्म्स होते हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्पोजल का क्या पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग सरप्लस ऑफ मिल्क, मार्केटिंग सरप्लस है जो मिल्क का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। टू स्टडी द प्राइस बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर कैसा है, एंड प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ मिल्क इन हरियाणा, हरियाणा में प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके साथ ही टू वर्क आउट द कंपैरेटिव एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर मिल्क प्लांट, जो एफिशिएंसी है कंपैरेटिव एफिशिएंसी प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्शन दोनों ही सेक्टर्स की, इस पे भी काफ़ी वर्कआउट किया गया। Milk production, its consumption and disposal pattern. Study on marketed surplus of milk on farms found that the per capita consumption of milk was increased. जो स्टडी की गई सरप्लस पे, मिल्क के सरप्लस पे ऑन फार्म्स,
इससे ये पता चला जो मिल्क का कंजप्शन है पर कैपिटा कंजप्शन इंक्रीज हो गया विद एन इंक्रीज इन लैंड होल्डिंग में इंक्रीज हुआ, तो उसके साथ ही पर कैपिटा मिल्क के कंजप्शन में भी इंक्रीमेंट देखा गया। लेकिन but marketed surplus had inverse relationship with the size of land holding। लेकिन जो marketed surplus था उसमें inverse relationship देखा गया जो कि लैंड होल्डिंग था। अगर मैं एक ग्राफ बना के समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से था। ये है साइज और ये है लैंड होल्डिंग। राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, काम चला लीजिएगा। लैंड होल्डिंग ये है वाई एक्सिस पे और साइज है एक्स एक्सिस पे। इनवर्स रिलेशन देखा गया दोनों में। कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है कि अगर जो लैंड की होल्डिंग इतनी है, यहाँ तक है। सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे लें लैंड की होल्डिंग ये मैक्सिमम है तो साइज 0 है। अगर यहाँ तक है तो आप देख सकते हैं ये इतना आ रहा है साइज। फिर लैंड की होल्डिंग इतनी है तो साइज इतना आ रहा है, मतलब अगर लैंड की होल्डिंग कम हो रही है तो साइज बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। कैंथ स्टडीड द मिल्क मार्केटिंग एफिशिएंसी। कैंथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि मिल्क की मार्केटिंग एफिशिएंसी पे वर्क किया ऑफ डिफरेंट चैनल्स इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और इन्होंने पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में वर्क किया। The study revealed that marketing efficiency depended on various channels of distribution। इनके स्टडी से ये पता चला कि जो मार्केटिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उन चैनल्स पर डिपेंड करती है। which were affected by marketing margins and cost। और ये जो चैनल्स थे ये चैनल्स अफेक्ट होते हैं जो मार्केटिंग मार्जिन है और जो कॉस्ट है, इससे इन चैनल पे प्रभाव पड़ता है। देयर वॉज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ द चैनल। चैनल की जो लेंथ थी और उसके साथ ही जो मार्केटिंग कॉस्ट थी, इसके साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया कि अगर मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो चैनल का लेंथ भी बढ़ेगा। The most efficient channel was found to be the producer consumer। सबसे ज़्यादा efficient channel है वो होता है producer और consumer का channel, in which both the producer and the consumer were benefited in terms of total effectiveness। अगर जो product है proper इसका effectiveness अच्छी है तो जो producer है और जो consumer है दोनों को ही फायदा होता है, दोनों का ही बेनिफिट होता है। एज इट वॉज द शॉर्टेस्ट वन, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वन जो एफिशिएंट चैनल था वो था। अब आता है प्राइस बिहेवियर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्राइस बिहेवियर क्या होता है। कुम्भरे एट ऑल। कुम्भरे एक साइंटिस्ट थे और उनके साथ में बहुत सारे और साइंटिस्ट ने मिलकर स्टडी की द वीकली होलसेल प्राइसेस ऑफ बफेलो मिल्क फॉर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, पटना एंड नागपुर। इन्होंने क्या किया, जो होलसेल प्राइस थे बफेलो मिल्क के उसको स्टडी किया बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, पटना एंड नागपुर में। और इसके साथ में ही घी प्राइसेस फॉर दी फार्मर्स के लिए घी के प्राइसेस फॉर मार्केट्स एंड बटर प्राइसेस फॉर बॉम्बे। और जो बटर प्राइसेस थे बॉम्बे एंड कलकत्ता के उन पे स्टडी की फॉर द पीरियड जनवरी 1965 टू 1977। अब इन चीज़ों पे स्टडी तो की उन्होंने, क्या फ़ायदा मिला इस स्टडी का, क्या रिजल्ट था इस स्टडी का। So the results of harmonic analysis confirmed the existence of seasonality in milk price of Bombay and Delhi market। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे देखिएगा, जो हार्मोनिक एनालिसिस थी उससे ये कंफर्म हुआ
कि जो मिल्क प्राइसेस हैं बॉम्बे और दिल्ली की मार्केट में, उनमें सीजनैलिटी है। सीजनैलिटी मतलब किसी सीज़न में प्राइस ज़्यादा है तो किसी सीज़न में प्राइस कम है। The results based on ratio to moving average method evidenced, जो रेशियो था, जो रिजल्ट्स थे इनके, वो रेशियो पे बेस्ड थे। टू मूविंग एवरेज मेथड एविडेंस्ड दैट द सीजनल वेरिएशन वर हायर इन बॉम्बे कंपेयर्ड टू कलकत्ता एंड दिल्ली मार्केट। जो बॉम्बे में सीजनल वेरिएशन देखा गया, वो सीजनल वेरिएशन हायर थे एज कंपेयर्ड टू कलकत्ता एंड दिल्ली मार्केट। एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास के अलावा द ऑफ सीजनल इंक्रीमेंट इन घी प्राइसेस वर नॉट डिस्क्रिमिनेबल। मद्रास के अलावा जो ऑफ सीजन में इंक्रीजमेंट होता है घी के प्राइस में, ये ऐसा नहीं था कि हर जगह पे पता चले, मद्रास में ये डिस्क्रिमिनेबल था। पॉसिबली ड्यू टू स्टॉकिंग इफेक्ट, और ये ऐसा था क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग इफेक्ट था, चीज़ों को स्टॉक करके रखा गया था। एंड दी हाई डिग्री ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, और मार्केट इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे काफ़ी हाई डिग्री देखा गया, और इस वजह से मद्रास में सीजनल इंक्रीमेंट बहुत कम देखा गया। अब है इकोनॉमिक्स ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग। A study conducted on pricing policy, प्राइसिंग पॉलिसी पर भी एक स्टडी हुई फॉर फ्लूड मिल्क प्लांट, फ्लूड मिल्क प्लांट के लिए। एंड मार्केटिंग कॉस्ट, जो स्टडी हुई थी वो फ्लूड मिल्क प्लांट पे हुई और मार्केटिंग कॉस्ट पे हुई इन दी पब्लिक सेक्टर मिल्क प्लांट। इसके लिए पब्लिक सेक्टर के जो मिल्क प्लांट्स थे उनको चूज़ किया गया ताकि स्टडी करी जा सके। अब हुआ क्या इस स्टडी के बाद में, इसमें तो हम मिल्क प्रोसेसिंग की इकोनॉमिक्स पता कर रहे थे, तो इट वाज फाउंड दैट पब्लिक सेक्टर मिल्क प्लांट्स सफर्ड फ्रॉम हैवी फाइनेंशियल लॉसेस। जो पब्लिक सेक्टर के मिल्क प्लांट्स थे उनमें बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉस देखा गया, बहुत हाई इकोनॉमिक लॉस देखा गया। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द this word is wrong here, it will be underutilization, you can correct it। so हैवी जो फाइनेंशियल लॉसेस देखे गए ये थे ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। जो प्लांट था उसका यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ प्लांट का, रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट मिल्क प्रोक्योरमेंट। इससे क्या हुआ कि जितनी मिल्क की प्रोसेसिंग होनी चाहिए थी, जितना जैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए था, उस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ, इनएडिक्वेट मिल्क प्रोक्योरमेंट हुआ। दिस एट्रीब्यूटेड टू इम्बैलेंस इन द प्रोक्योरमेंट एंड सेलिंग प्राइस। अब इससे क्या हुआ, बहुत इम्बैलेंस जनरेट हुआ इन द प्रोक्योरमेंट एंड सेलिंग प्राइस में भी, फॉर सिमिलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू मार्केट प्राइस। अब इससे क्या हुआ, मार्केट का प्राइस तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो प्लांट है, प्लांट में जो पब्लिक सेक्टर के प्लांट थे वहाँ पे प्रॉपर वही नहीं हुआ कि सेलिंग प्राइस ही सिमिलर क्वालिटी का मिल जाए या प्रोडक्ट ही सिमिलर क्वालिटी का मिल जाए, काफ़ी इम्बैलेंसेस थे। तो ये प्रॉब्लम्स आती गई पब्लिक सेक्टर के जो मिल्क प्लांट थे। Gaja et al. Gaja was a scientist analyzed that the cost structure of milk marketing in the cooperative sector in western Rajasthan। गाजा जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिल्क के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे स्टडी किया, मार्केटिंग इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर। अब जो पहले साइंटिस्ट थे इन्होंने पब्लिक सेक्टर को अपनी स्टडी के लिए कंसीडर किया, लेकिन ये जो गाजा जी थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर पे स्टडी की और एरिया क्या लिया,
इन्होंने एरिया लिया वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में जाके कोऑपरेटिव सेक्टर्स थे जो मिल्क मार्केटिंग के, वहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी की। The analysis revealed that the price paid to the producer has a large share in the total cost in the processing। जो प्रोड्यूसर था, जो बना रहा था प्रोडक्शन का मटेरियल, उसको जो प्राइस दिया गया था, प्राइस पे किया गया था, उसमें एक लार्ज शेयर था इन दी टोटल कॉस्ट इन दी प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग की टोटल कॉस्ट थी उसका काफ़ी बड़ा शेयर प्रोड्यूसर के पास में पहुंचता था। The transportation cost showed a decreasing trend with an increase in the quantum of milk handled। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसमें एक डिक्रीज देखा गया, शोड अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। और जैसे जैसे मिल्क हैंडलिंग का क्वांटम बढ़ रहा था उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डिक्रीज देखा जा रहा था। सिमिलरली प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑल्सो शोड अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। इसके साथ ही साथ में प्रोसेसिंग कॉस्ट जो था, जो मिल्क को प्रोसेस करने में कॉस्ट लग रहा था, उसमें भी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया। तो ये तो कुछ थे कि इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स पे कैसे क्या प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इस पे स्टडी का फ़र्क। Chauhan et al. Chauhan was a scientist, examined the economics of various milk procurement systems। चौहान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स पे स्टडी किया। किस चीज़ की इकोनॉमिक्स पे? मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम। मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जो इकोनॉमिक्स थी उसको इन्होंने स्टडी किया। रिजल्ट क्या मिला? The study revealed that average cost of procurement was the highest for the village level centers। जो procurement की सबसे ज़्यादा कॉस्ट थी वो देखी गई विलेज लेवल सेंटर्स पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवरेज कॉस्ट थी। फॉलोड बाई चिलिंग सेंटर्स। उसके बाद में विलेज लेवल जो सेंटर्स थे वहाँ पे तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हाई थी ही, इसके बाद में जो सबसे हाई कास्ट, जो सेकंड नंबर पे हाई कॉस्ट देखी गई, वो देखी गई चिलिंग सेंटर्स में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड टू बी लीस्ट फॉर दूधिया लेवल। सबसे कम ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कहाँ देखी गई? सबसे कम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी दूधिया लेवल पे। दूधिया क्या होता है? जो घरों में दूध देने के लिए आते हैं, जो दूध वाले नॉर्मली होते हैं, उन्हीं को दूधिया बोला जाता है। तो उस लेवल पे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को सबसे कम देखा गया एंड वॉज एट्रीब्यूटेड टू दी लोअर क्वालिटी ऑफ मिल्क हैंडल। और इसका रीज़न भी था क्योंकि मिल्क के हैंडलिंग के लिए कोई बढ़िया अच्छी क्वालिटी तो ये यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली मिल्क लिया और लेके ऐसे ही आ जाते हैं, तो हैंडलिंग की क्वालिटी लोअर थी। इसी वजह से जो मिल्क का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट था वो भी यहाँ पे लो देखा गया। The percentage share of cost of transportation, collection and chilling of milk for the plant as a whole was 42.53 and 5% respectively। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, कलेक्शन एंड चिलिंग ऑफ मिल्क फॉर द प्लांट, अगर इन सभी के परसेंटेज शेयर की बात करें तो ये लगभग 42.53 था एंड 5% था रिस्पेक्टिवली। जो ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉस्ट था, यहाँ पे 42.53 देखा गया, जबकि जो चिलिंग ऑफ मिल्क था उसके लिए 5% शेयर देखा गया कॉस्ट का। The findings of this study on comparative efficiency of private and cooperative sector milk plants will be very useful on the policy issue related to the establishment of new milk plants in Haryana। जो फाइंडिंग्स थी इस स्टडी की, जो ये स्टडी हुई, इससे जो निष्कर्ष निकले, इससे जो पता चला
वो ये था, जो पहली बात तो स्टडी ही थी कंपैरेटिव एफिशिएंसी प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर की। तो इस स्टडी से पता चला कि ये जो कंपैरेटिव एफिशिएंसी है प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर की, ये बहुत यूज़फुल होगी पॉलिसी इश्यूज़ के लिए। कौन से पॉलिसी इश्यूज़? ऐसे पॉलिसी इश्यूज़ जो कि न्यू मिल्क प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी होंगे। और ये स्टडी हरियाणा में की गई तो हरियाणा के हिसाब से ही बताया गया। In both sectors as well as in improving the efficiency of existing milk plants। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए प्लांट्स को लगाने में ही इस चीज़ का यूज़ किया गया। ये जो स्टडी थी ये दोनों के लिए ही सफिशिएंट थी, जैसे कि जो नए मिल्क प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और जो पुराने हैं, पुराने को हटाना तो नहीं है, पुराने को हटा के नया तो नहीं लगाना है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट देखे गए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब channel. Thank you very much everyone. If you are having any doubt or any query, feel free to contact on our helpline number, that is 7080833450. So thank you again. Thank you very much for watching this session.